अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गर्मी के मौसम में दुधारू पशु और फसलों का प्रबंधन, टमाटर की फसल को क्षति पहुंचाने वाले फल बेधक कीट का नियंत्रण, अधिक उपज के लिए जायद मूंग और उड़द की फसल में जरूरी कार्यों पर जानकारी, दिन प्रतिदिन मौसम का तापमान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारे किसान भाइयों को अपने दुधारू पशुओं और फसल का ठीक तरह से प्रबंधन करना जरूरी होता है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं दुधारू पशुओं के प्रबंधन की, क्योंकि गर्मी के मौसम में अगर पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं का ठीक तरह से प्रबंधन नहीं करते हैं तो उनके पशुओं में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो पशुपालक भाई इस तरह की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, चलिए जानते हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर BS राजोरा से। मनुष्यों की तरह पशुओं को भी गर्मी के प्रभाव से बचाना आवश्यक है ताकि उनकी उत्पादकता बनी रहे। इस प्रचंड गर्मी से हमारे पशु भी प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए इनके भी उचित प्रबंधन का ध्यान रखना होगा ताकि इनका दूध उत्पादन कम न हो और ये स्वस्थ रह सके। तो पशुओं के देखरेख में आप किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखेंगे, आइए जानते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय गर्मी का प्रकोप बहुत अधिक हो रहा है। इस गर्मी के प्रकोप से पशुओं में अनेक प्रकार की पानी की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से उनकी दूध उत्पादन क्षमता घट सकती है। और यहाँ तक पाया गया कि अगर पानी की कमी 14% पानी की कमी हो जाए तो उससे पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे समय में ये आवश्यक है कि उनको गर्मी के प्रभाव से बचाया जाए। और उसके लिए जैसा कि मनुष्य में भी करते हैं कि सीधे सूर्य की रोशनी में पशु को ना बांधें, उनको किसी छायादार स्थान पर रखें और समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर पर पानी उनको पिलाते रहें। पानी पिलाने के लिए आवश्यक ये है कि क्योंकि पशुओं को जब गर्मी की वजह से पशुओं में कुछ इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, जो सूक्ष्म तत्व हैं जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट है, इनकी कमी हो जाती है, जिसके कारण पशु की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपने घर पर ORS बनाएं। ORS बनाना बड़ा साधारण तरीका है ORS बनाने का, कि 1 लीटर ORS बनाने के लिए उसमें 4 से 5 चम्मच चीनी, 3/4 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच खाने वाला सोडा और 1/3 चाय का चम्मच सेंधा नमक डाल लें। तो इससे आपको 1 लीटर ORS बन जाएगा। इस ORS का प्रयोग अगर पशुओं के पीने के लिए किया जाता है, 10 लीटर बनाना है, इसका 10 गुना कर लें। बहुत कीमत नहीं आती, बहुत सस्ता पड़ेगा, लेकिन बाज़ार से अगर ORS खरीदेंगे आप तो वो पशुओं के लिए बहुत ही महंगा पड़ता है। इस ORS का उस समय समय पर पशुओं को पिलाते रहें
और तो पशुओं में पानी की कमी नहीं होगी और धूप का प्रभाव, गर्मी का प्रभाव उनमें कम होगा। अगर गर्मी का प्रभाव और इसके बाद पशुओं को थोड़ा सा छाया में रखना आवश्यक है। छाया में रखने के अलावा और जब आप देखें कि पशुओं ज़्यादा उनको गर्मी महसूस हो रही है, हाँफ रहे हैं, या अगर शरीर का तापमान बढ़ जाता है किसी वजह से, भूलवश पशु जो है धूप में छूट जाता है और उसके लिए पशु का तापमान बढ़ने लगता है, तो उस पर जो ये टाट होता है, टाट गीला करके टाट उसके शरीर पर लपेट दें, तो उससे भी पशु को गर्मी के प्रभाव से बचाया जा सकता है। इन उपायों को अपनाकर किसान भाई अपने पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचा सकते हैं और उनकी उत्पादकता बनाए रख सकते हैं। धन्यवाद। अब बात आती है फसल के प्रबंधन की, तो किसान भाई गर्मी के मौसम में अपनी फसल में जल के प्रबंधन के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस विषय पर उचित सुझाव दे रहे हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष चंद्र। किसान भाइयों, आज मैं आपके साथ कृषि में हम पानी का कैसे सदुपयोग करें, विशेषकर गर्मी के महीनों में, उस पर थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं और आप सब जानते हैं कि गर्मी के समय तापमान बहुत अधिक हो जाता है और तापमान अधिक होने से पानी का जो लॉस है ज़मीन से वो बहुत अधिक होता है। इसी प्रकार फसल से भी पानी का लॉस बहुत अधिक होता है। ऐसे में हमें उस पानी को जो कि हमने सिंचाई के रूप में फसल को दिया है, उसका कैसे अधिक से अधिक पौधे उपयोग कर पाएं, इसके ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक है। इस समय गर्मी अपनी चरम पर है। ऐसे में इस समय ली गई फसलों में उचित देखरेख की जरूरत है, क्योंकि इस समय कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी की समस्या अधिक रहती है। साथ ही सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में भी पानी की बचत को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे तरीकों को अपनाने की जरूरत है जिससे फसल की बढ़वार ठीक ढंग से हो और पानी की बर्बादी भी न हो। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। तो सर्वप्रथम है कि जब भी हम पानी लगाएं, पानी हमेशा शाम को लगाएं, क्योंकि सायंकाल को जो पानी लगाया जाता है वो पूरी रात पौधे की जड़ के पास रहता है और उड़ता भी कम है। इसी प्रकार यदि संभव है तो सिंचाई के बाद उसमें हल्की सी गुड़ाई करें, ताकि जो पानी का लॉस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरा उपाय यह है कि पानी लगाने के बाद या फसल की बुआई के साथ ही हम इसमें मल्च डाल दें, जिसे पलवार कहते हैं। इसमें हम किसी भी प्रकार का धान का जैसे बचा हुआ अवशेष या गेहूं का या किसी अन्य फसल का अवशेष या इवन जो पेड़ों की पत्तियां हैं उन अवशेषों को भी यूज़ कर सकते हैं। यह पानी के उड़ने की जो दर है उसको कम करती है और साथ ही साथ ज़मीन को ठंडा भी बनाए रखती है, जिससे कि फसल के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास आजकल स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी हैं। हम इनका भी उपयोग करके पानी की दक्षता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनके साथ भी यह आवश्यक है कि इनका प्रयोग सायंकाल में करें, ताकि रात के समय पानी उड़ ना सके और ज़्यादा देर तक पौधे की जड़ में रहे। भारी मिट्टी में हम लोगों को थोड़ा सा पानी कम लगाना है, लेकिन जो हल्की मिट्टी है उसमें जो सिंचाई की गहराई है, अर्थात जो भी पानी हम ज़मीन में देते हैं उसकी मात्रा हल्की भूमि में थोड़ी कम लगाएं और भारी मिट्टी में से थोड़ा अधिक भी दिया जा सकता है। इस समय हमारे यहाँ खेतों में मुख्यतः मक्का, गन्ना, खीरा और अन्य कद्दू वर्गी फसलें हैं। इसके अलावा हम लोग हरी खाद भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ मूंग और उड़द, लोबिया, ये फसलें भी इस समय खेतों में हैं। इसमें यह देखा है हम लोगों ने कि सबसे कम पानी की आवश्यकता इन सभी फसलों में उड़द को होती है, जिसको हम लगभग 10 से 15 दिन के ऊपर सिंचाई करते रहें, 15 दिन, तब भी यह फसल बड़ी आसानी से अच्छी पैदावार दे जाती है। इसी प्रकार मूंग में भी पानी की कम आवश्यकता है। लोबिया इनसे थोड़ा सा अधिक पानी चाहता है, परंतु मक्का, मेंथा, जिसको स्पीयरमिंट कहते हैं, इन फसलों को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता है और लगभग हमको 7 से 10 दिन के अंतराल पर पानी देना है। तो इसमें हमें सबसे अधिक यही ध्यान देना है कि जब भी पानी लगाएं उसका नुकसान कम से कम हो और पानी हल्का लगाएं, ताकि वो पूरा का पूरा पानी पौधे के उपयोग में आ सके। किसान भाइयों, इस समय हमारे पास कई फल वाले वृक्ष भी हैं जिनमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे कि इस समय आम में और लीची में, ये 2 फसलें ऐसी हैं जो जिनमें फल बन चुके हैं और इनको पानी की काफ़ी अधिक आवश्यकता है।
तो पानी लगाने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम पेड़ के तने की चारों तरफ एक छोटी सी खाई बना दें गोल रूप में और पानी इसी के अंदर लगाएं। इस खाई में हम किसी पलवार का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम पेड़ से गिरे हुए पत्ते उसमें वापस डाल दें या अन्य कोई घास फूस इसके अंदर बिछा दें, ताकि जो भी हमने पानी लगाया है उसका ह्रास कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़मीन के अंदर जाए। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान देना है कि कुछ फसलों को, जैसे खासकर लीची, इसको गर्मी से बहुत अधिक फल फटते हैं, तो इसके ऊपर हम हल्का पानी का छिड़काव कर सकते हैं। इसके लिए हम स्प्रिंकलर का भी प्रयोग कर सकते हैं, अथवा यदि संभव हो तो पाइप के द्वारा भी इनके ऊपर हल्का हल्का पानी डाला जा सकता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और आगे भी कार्यक्रम में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों ने फरवरी माह में टमाटर की रोपाई की थी, उनकी फसल में इस समय फूल बन रहे हैं और फसल की इस अवस्था पर कुछ किसान भाइयों की फसल में फल बेधक कीट का प्रकोप देखने में आ रहा है। इस कीट से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप किस तरह से करें इस कीट का नियंत्रण, इसकी जानकारी के लिए आइए मिलते हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एन. तिवारी से। जब पौधों में फूल आने लगते हैं, उसमें फल लगने लगते हैं, तो फल बेधक का प्रकोप होता है और फल बेधक के प्रकोप से फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि इनकी सूंडियाँ फल के अंदर छेद करके और उसके अंदर खाती रहती हैं, जिससे अंदर का भाग सड़ जाता है। फल बेधक को तो आप पहचानते होंगे, अगर सवेरे शाम अपने खेतों के आसपास जाएं तो झाड़ियों पर बहुत सारे पतंगे आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये फल बेधक के पतंगे होते हैं जो टमाटर के पौधों पर आकर के फूल के ऊपर या पौधों के ऊपर अंडा देते हैं। उस अंडों से सूंडी निकलती है, जो सूंडी फल के अंदर घुस जाती है और उसको काना कर देती है। अगर आपको पहचान नहीं है तो फल बेधक के नियंत्रण और इसकी मॉनिटरिंग के लिए अपने खेत में एक फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं। अगर आप फल बेधक यानी हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा वाला ल्योर अपने फेरोमोन ट्रैप में लगाएंगे तो ट्रैप में जो पॉलीथीन की जो स्लीव होती है, थैली होती है, उसमें ये वयस्क कीट आपको पकड़े हुए नजर आएंगे, आकर के इकट्ठा हो जाएंगे। और जब कभी भी ज़्यादा कीट उस थैली में आपको दिखाई देने लगे, वैसी अवस्था में आप दवा का छिड़काव कर सकते हैं। कीटों का प्रकोप फसल पे हुआ है या नहीं, यह जानने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग एक आसान तरीका है। इसे प्राप्त करने के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करें। इसके अलावा इसे प्राप्त करने के लिए खाद बीज के विक्रेताओं से भी संपर्क करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि कीटों के प्रकोप की जानकारी लेनी है तो 1 हेक्टेयर खेत में 2 से 3 ट्रैप लगाएं और नियंत्रण के लिए 8 से 10 ट्रैप का प्रयोग करें। यदि आपको ट्रैप नहीं मिल पा रहा है और फल छेदक कीटों का प्रकोप फसल पर दिखाई दे रहा है, तो शुरुआत में आप रासायनिक दवाओं से बचें और इसके नियंत्रण के लिए जैविक उपायों को ही अपनाएं। ऐसे अगर प्रारंभिक अवस्था में फल छोटे हैं और उसमें सूंडियों का प्रकोप कम है, तो आप नीम सीड कर्नल का एक्सट्रैक्ट बना करके भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। या NPV फार्मुलेशन आता है, एक वायरस रोग फैलाने वाले वायरस का फार्मुलेशन आता है, NPV हेलील्योर के नाम से आता है, हेलिकोवर्पा का। ये लगभग 500 मिलीलीटर रसायन को, ये रसायन तो नहीं होता है, तरल पदार्थ होता है, इसको आप 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर हेलील्योर का अगर आप प्रयोग करना चाहेंगे तो ये केवल हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा में ही बीमारी पैदा करेगा और उसके छोटे छोटे कीट मर जाएंगे। इसके बाद से एक बैक्टीरिया भी आता है, बैसिलस thuringiensis। BT फार्मेशंस भी आजकल बाजार में मिलते हैं। 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम इसके उत्पाद 500 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर देंगे तो ये BT नाम की बैक्टीरिया भी कीड़ों के अंदर एक बीमारी पैदा कर देगी, जिसकी वजह से कीड़े मर जाएंगे। लेकिन ये देखा गया है कि इनका प्रभाव तभी होता है जब कीड़े बहुत छोटे होते हैं।
और जब इन कीटों की सूढ़ियाँ बहुत बड़ी हो जाती हैं तब इन NPV या BT के प्रयोग से या नीम सीड कर्नल के प्रयोग से उनके ऊपर कोई ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी अवस्थाओं में आपको कीटनाशी रसायनों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। कीटनाशी रसायन तो वैसे बाजार में बहुत सारे मिलती हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया ऐसी दवाओं का आपका चुनाव करना चाहिए जिसके डब्बे पर हरे रंग का तिकोना हो। और ऐसी दवा में जो सबसे अच्छी दवा है जो इस कीट को सबसे अच्छी प्रकार से नियंत्रित करती है उसका नाम है इंडोक्साकार्ब। इंडोक्साकार्ब 14.5 SC ये बहुत ही अच्छी दवा है। लगभग आधा लीटर दवा को 500 लीटर पानी में घोल करके, यानी 500 मिलीलीटर दवा को 500 लीटर पानी में घोल करके आप पौधे के ऊपर अच्छी प्रकार से छिड़काव कर देंगे तो विभिन्न प्रकार की सूढ़ियाँ निश्चित रूप से मर जाएगी। और उसकी प्रतीक्षा अवधि है केवल 5 दिन, यानी स्प्रेइंग करने के 5 दिन बाद फल को तोड़ करके आप बाजार में बेच सकते हैं। अगर एक बार इस दवा के प्रयोग से आपको लगता है कि सूढ़ियाँ नहीं मरी हैं तो आप दोबारा एक दूसरी दवा का प्रयोग करो। आपको ये भी ध्यान रखना है इस कीट के नियंत्रण के लिए भी कि एक कीटनाशी रसायन का केवल एक ही बार प्रयोग करना है, नहीं तो ये कीट भी उससे रेसिस्टेंस पैदा कर लेगा, प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लेगा। तो दूसरी बार अगर दवा का प्रयोग करना हो तो उसके लिए क्लोरांट्रा नीलीप्रोले 18.5 SC नाम की दवा आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। 150 मिलीलीटर दवा को 500 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कीजिए। इसकी प्रतीक्षा केवल 3 दिन है। लेकिन अगर आपको प्रारंभिक अवस्था में केवल पतंगे दिखाई दे रहे हों या उनकी छोटी छोटी सूढ़ियाँ दिखाई दे रही होती तो लैम्डासाइहेलोथ्रिन नाम की दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। लैम्डासाइहेलोथ्रिन 5 CS ये दवा बहुत कम लगती है। 300 मिलीलीटर दवा को 500 लीटर पानी में घोल करके अगर आप छिड़काव कर देंगे तो इसकी छोटी सूढ़ियाँ और उसके अंडे वगैरह सब मर जाएंगे और इसकी प्रतीक्षा अवधि 5 दिन होती है। तो अगर इन दवाओं में से किसी दवा का चुनाव करते हैं तो इसमें अधिकतर दवाएं सुरक्षित हैं, कीड़ों को मारने में ज़्यादा सक्षम है और इनकी मात्रा बहुत कम लगती है। तो आप निश्चित रूप से कम खर्च पर ही इस कीट का नियंत्रण अच्छी प्रकार कर पाएंगे। लेकिन फिर दोबारा मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि जब कभी भी आप किसी कीटनाशी का प्रयोग करें, कीटनाशी रसायन का प्रयोग टमाटर में करें तो उसकी प्रतीक्षा अवश्य पता कर लें और उतने दिन के पश्चात ही उत्पाद को तोड़ करके बाजार में भेजें ताकि उपभोक्ता उस कीटनाशी रसायन के प्रभाव से मुक्त रह सकें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख कर लेते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जो किसान जायद, मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उनकी फसलें बुआई के समयानुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर हैं और इन फसलों से अधिक उपज लेने के लिए इस समय जरूरी है कि फसलों में सिंचाई की उचित व्यवस्था की जाए। साथ ही फसलों में जो कीट और रोग लगते हैं उनका समय रहते नियंत्रण किया जाए। तो जायद, मूंग और उड़द की फसल में इन कार्यों को कब और किस तरह से करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JC गुप्ता। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन मौसम चल रहा है और इस मौसम में हमारे किसान भाइयों ने उड़द एवं मूंग की काफ़ी तादाद में फसल बोई हुई है। अभी जो है बहुत काफ़ी गर्मी पड़ रही है। तापमान जो है 40, 41, 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है और इस तापमान पर हमारे जो खेत हैं उड़द मूंग के, उनमें जो है पानी का प्रबंधन आप करते रहें, देखते रहें कि हमारी फसल को कब पानी की आवश्यकता हो रही है, 3 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, जैसे ही आवश्यकता हो आप निरीक्षण करें और देखें और तुरंत पानी का प्रबंध करके उसमें पानी लगाते रहें। ये जो है पानी का प्रबंधन भी आप करते जाएंगे तो आपको अच्छे से अच्छी पैदावार मिलेगी और उत्पादन भी आपको अधिक प्राप्त होगा। किसान भाइयों, मूंग की फसल में इस समय कुछ रोगों का भी प्रकोप होता है।
जिनका आपने शुरुआती अवस्था पर नियंत्रण नहीं किया तो फसल की बढ़वार तो प्रभावित होगी ही, साथ ही साथ मूंग व उड़द का उत्पादन भी बहुत कम प्राप्त होगा। इसीलिए आप इन रोगों का सही समय पर नियंत्रण करें। किसान भाइयों, मूंग एवं उड़द की अच्छी पैदावार लेने के लिए उसमें कीट एवं रोगों का नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। तो पहले हम बात करते हैं पत्ती धब्बा रोग के बारे में। किसान भाइयों, मूंग एवं उड़द की पत्तियों पर ब्राउन कलर के यानी बादामी रंग के, भूरे गहरे लाल से रंग के कुछ गोल गोल धब्बे या कुछ टेढ़े मेढ़े किडनी आकार के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। अगर इस तरह के धब्बे हम पत्तियों पर दिखाई दें तो समझो ये जो है पत्ती धब्बा रोग आपकी फसल में आ चुका है और इससे फसल को काफ़ी अधिक हानि होती है, उत्पादन भी गिरता है। किसान भाइयों, इस रोग के नियंत्रण करने के लिए आप जो है 3 ग्राम मैनकोजेब दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 500 लीटर पानी में 1.5 किलो दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप जो है 10-10 दिन के अंदर से 2 बार छिड़काव करें। इसके अलावा मूंग और उड़द की फसल को कुछ कीटों द्वारा भी बहुत अधिक हानि पहुंचाई जाती है और यदि आपने समय रहते इन कीटों का नियंत्रण नहीं किया तो फसल के उत्पादन में भारी गिरावट आ जाएगी और आपको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। तो कैसे करें इन कीटों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। इसी प्रकार किसान भाइयों, कीटों के कारण भी हमारी उड़द मूंग की फसल को बहुत अधिक हानि होती है। अभी जो कीट इसमें लगते हैं जिसको हम जो है पत्ती या फली बीटल के नाम से जानते हैं, ये जो बीटल है ये डेलों में जमीन पे रहता है और धीरे धीरे पत्तियों में छेद करके गोल गोल छेद कर देता है। पत्तियां ऐसे छेद छेद करके खाई हुई सी दिखाई देती हैं और इस कीट का ज़्यादा प्रकोप हो जाता है तो पत्तियों में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है, फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। किसान भाइयों, इस तरह का अगर कीट आ रहा है तो मेलाथियन दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है लेख राजपुर जिला मैनपुरी के कृषक रामाधार सिंह ने। इनके नींबू वर्गीय बागों में लीफ माइनर कीट का प्रकोप देखने में आ रहा है, यह इसके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो रामाधार सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। यह एक मौत है और इतना छोटा मौत है कि उसको आप नंगी आंख से देखने में भी दिक्कत होगी, लेकिन यह इतना भयंकर आक्रमण करता है नींबू में कि पत्तियों में यह सुरंग बनाता है। होता यह है कि यह मौत, इसकी मादा पत्तियों के निचली सतह पर चपटा चपटा अंडा देती है और उस अंडे से नन्हा सा पिल्लू निकल करके और वह पिल्लू पत्तियों के दोनों सतह के अंदर छेद करके टनल बना लेता है और वह टनल बनाने के बाद उसके अंदर प्रवेश करता है और शुरू में जब पिल्लू छोटा रहता है तो टनल पतला रहता है और अंत में आगे जाते जाते चौड़ा होता है और यह सांप की आकृति बनाता है। जिगजैग में टनल बनाता है, उजला टनल दिखाई पड़ता है और यदि इसका भीषण आक्रमण हो जाता है तब यह टनल जो है बहुत सारी आपस में मिल करके पत्तियों को उजला बना देती है। अंत में पत्तियां सूख जाती है, पत्तियां गिर जाती है, जिससे कि आपको पौधे को। नींबू वर्गीय बागों में आजकल पर्ण सुरंगक कीट का प्रकोप अधिक होता है। यह कीट पत्ती की हरितमा को खाता है, साथ ही पौड़ कीट पत्तियों को एक साथ लपेटकर उसमें जीवन यापन करता है, जिससे पत्तियां अपना भोजन बनाने का कार्य बंद कर देती हैं और फलन कम होता है। इस प्रकार की हानि को रोकने के लिए इसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए, इसके प्रबंधन के लिए हम बागवान सबसे पहला तो है कि बाग के अंदर कोई भी घास पात वगैरह न रहे, एकदम साफ सुथरा रहे। दूसरा है कि बाग की गर्मी में एक बार जुताई या कोड़ाई अवश्य कर देना चाहिए, जिससे छिपा हुआ
प्यूपा हो या कोई भी कीट पतंगा का इमेच्योर स्टेज हो, वह सतह पर आकर के कीटभक्षी चिड़ियों द्वारा खा लिया जाता है। यह कीट भी लाइट की तरफ आकर्षित होता है, इसलिए बाग में भी लाइट ट्रैप लगा देने से इस कीट का आक्रमण पता चलता है और बहुत सारे कीट जो हैं वह उस पर आकर्षित होकर के अपने जीवन लीला को समाप्त हो जाते हैं, कर देते हैं। तो इस तरह से आपको समेकित कीट प्रबंधन की विभिन्न विधि को अपनाना है। किसान भाइयों, इन प्रबंधनों को अपनाने के बाद भी अगर इस कीट का प्रकोप बढ़ता है तो आपको रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, जो कि इस प्रकार से है। इसमें यदि फल लगा हुआ है तो मैच्योर फल है उसको तोड़ करके और उसके बाद कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करें। कीटनाशक दवाओं में कोई भी परसिस्टेंट इंसेक्टिसाइड जिसका असर बहुत दिनों तक रहे, कम से कम 15 दिनों तक रहे, 20 दिनों तक रहे, उसका छिड़काव करना चाहिए। उसमें मालाथियन भी है और कार्बारिल है, या नहीं तो क्लोरपाइरीफॉस का भी छिड़काव किया जा सकता है। मालाथियन 2 ml प्रति लीटर पानी में, कार्बारिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके फल तोड़ करके कोई स्टिकर लगा करके छिड़काव करने से इस कीट को कई नियंत्रण हम पा सकते हैं। इसके अलावे हम कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, उसमें इमिडाक्लोप्रिड, एसिटामिप्रिड या एसीफेट, इसका भी व्यवहार कर सकते हैं, जिसका 1 ml प्रति लीटर, आधा ग्राम प्रति लीटर और 2 ml प्रति लीटर पानी, तीनों का क्रमशः इसका व्यवहार कर स्टिकर मिला करके छिड़काव करने से आपका बाग में इसका प्रकोप खत्म हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। टमाटर की फसल में कैसे करें समन्वित कीट प्रबंधन, पंतनगर द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।